तो वेलकम बैक गाइस मेरे चैनल ट्रांसलेशन एंड राजभाषा में। ठीक है, तो इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। एक्चुअली देख लो उसके बाद लाइक कर देना अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला है तो। बट हाँ, सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें इसमें आने वाले कंटेंट आने वाले समय पे टाइम टू टाइम मिलते रहे और तुम्हारा जो सिलेक्शन है सरकारी नौकरी में वो पक्का होता जाए। उप्स, हाँ, पक्का। ठीक है, तो इस बार लेनी है सरकारी नौकरी 2025 में। मुझे लगता है आप सब ने ठान ही लिया है कि लेना ही है। तो उसी ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग आज सीखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन के प्रकार, जितने प्रकार के ट्रांसलेशन होते हैं ना उनकी बात करेंगे। इसमें मैं आपको ऐसा पहला दूसरा कुछ नहीं है, कुछ बेसिक प्रकार है जिस प्रकार के ट्रांसलेशन आप लोगों को ट्रांसलेशन की फील्ड पे आने के बाद फेस करने पड़ सकते हैं वो बता देती हूँ। ठीक है, तो टेक्निकल ट्रांसलेशन हो गया, लिटरेरी ट्रांसलेशन हो गया, लिटरेरी ट्रांसलेशन, उसके बाद है फाइनेंशियल ट्रांसलेशन। आज हम करना नहीं सीखेंगे ट्रांसलेशन, बस मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो कि ट्रांसलेशन के फील्ड में आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लीगल ट्रांसलेशन, मेडिकल ट्रांसलेशन, हालांकि अभी तक मेडिकल के जो फील्ड है, जो मेडिकल की पढ़ाई है वो पूर्ण रूप से इंग्लिश में होती थी। अभी आगे देखते हैं इस पे क्या नए कदम उठाए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन, ठीक है, उसके बाद फिर आता है एग्रीकल्चर ट्रांसलेशन। तो ये कुछ ट्रांसलेशन के टाइप्स हो गए। ठीक है, अब तुम देखो टेक्निकल ट्रांसलेशन जो है और जो एग्रीकल्चर ट्रांसलेशन है। टेक्निकल ट्रांसलेशन नॉर्मल ऑफिस में भी यूज़ होता है एंड वहाँ जो भी अगर टेक्निकल नेचर का कोई आपका काम है तो उससे अगर संबंधित कुछ है तो टेक्निकल ट्रांसलेशन वहाँ यूज़ होता है। अदरवाइज जो इंजीनियरिंग की बुक्स आती है वो यूजुअली टेक्निकल बुक्स आती है वो यूजुअली इंग्लिश में आती है। एग्रीकल्चर का जो पार्ट है ना वो ऐसा है कि जो एग्रीकल्चर से संबंधित संस्थाएं होती है, जो कॉलेजेस होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो भी हम काम करते हैं वो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल अगर होता है उस संस्था में तो फिर वो बाइलिंगुअल होता है और फिर उसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी करना पड़ सकता है। यूजुअली अक्सर हम इंग्लिश टू हिंदी करते हैं। ठीक है, मोस्टली, यहाँ आ नहीं पा रहा है क्या, मोस्टली हम इंग्लिश टू हिंदी हमेशा ट्रांसलेट करते हैं। मैक्सिमम टाइम लाइक 70 to 80% हम लोग इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं एज JTOs जब हम होते हैं तो जो अब ट्रांसलेशन है इसके अलावा जो लिटरेरी है, ये तो बुक्स हो गए, पोएम्स हो गए, इनको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल जो ट्रांसलेशन होता है ये यूजुअली यूज़ होता है बैंकिंग सेक्टर में। चाहे आप बैंकिंग का SO एग्ज़ाम दे के आप बैंकिंग में अंदर जाते हैं या फिर आप नाबार्ड, SEBI, SEDBI, ये सारे जो भी एग्ज़ाम्स हैं इनको दे के जब आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर जाते हैं तो उसमें फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो वो आपको याद होना ज़रूरी है। वो वहाँ जाने के बाद काम करते करते भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, बट उसके पहले वो ट्रांसलेशन करते कैसे है वो भी मैं आपको अपने इस चैनल पे बताऊंगी। लीगल वाला जो ट्रांसलेशन है ये यूजुअली जो कोर्ट होता है, कोर्ट्स होते हैं ना, हाई कोर्ट्स, उसमें अच्छी खासी वैकेंसीज आती है लीगल ट्रांसलेटर्स कोई पोस्ट नहीं है। जो ट्रांसलेटर्स लिए जाते हैं उन्हें लीगल नेचर का ट्रांसलेशन करना होता है। मेडिकल का मैंने बताया, अभी कहीं कुछ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ये बात कर रही है कि जो मेडिकल की बुक्स है वो उसको हिंदी में भी करे। और इवन हमारे जो राजभाषा विभाग है उन्होंने ज्ञान विज्ञान की बुक्स अगर आप हिंदी में लिखते हैं मूल भाषा में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशन, अगर मूल भाषा उसकी हिंदी होती है तो कई तरह के प्रोत्साहन पुरस्कार भी रखे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन तो ये होता है कि जो भी आप अपने ऑफिस में जब आप सेलेक्ट होके जाएंगे एज JTO, एज STO, तो जो भी आप अपने ऑफिस में काम करेंगे उसमें जिस प्रकार का भी हो, चाहे आपके इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन का हो, चाहे आपके एडमिन सेक्शन का हो, अकाउंट्स का हो, एडजुडिकेशन का हो, कहीं का भी अगर कोई आपको ट्रांसलेशन करने को मिलता है तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर गिन सकते हैं। ओके, सो ये कुछ टाइप्स के हो गए हमारे ट्रांसलेशन, और भी बहुत सारे हैं, अभी ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब जो मेन बात आती है वो ये है कि हमारा जो CHT मेंस पेपर है, ठीक है,
इसमें किस तरह के ट्रांसलेशन की तैयारी हमें करनी चाहिए ताकि हमारा ये एग्ज़ाम क्लियर हो सके। ये हमारा मेन टारगेट है, राइट? और हमें इस टारगेट से बिल्कुल भी भटकना नहीं है। ओके, तो हमारा ये जो लक्ष्य है CST मेंस एग्ज़ाम को निकालने का, इसमें आपका टारगेट मैं सही बताऊँ तो कम से कम 160 अबव होना चाहिए। मुझे पता है कि ये टारगेट काफ़ी हायर साइड में है जो मैं आपको बता रही हूँ, बट आप देख के चलो कि 50 मार्क्स का आपका हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आता है, एक 50 मार्क्स का हिंदी ऐसे आता है, एक 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश का ऐसे आता है। ओके, तो अब इसमें सीन ये है, ऐसे कैसे लिखना है ये भी मैं बताऊंगी, पर चूंकि अभी हम ट्रांसलेशन पे बात कर रहे हैं तो अभी हम पहले ट्रांसलेशन पे फोकस करेंगे। इसके लिए प्रिपरेशन कैसे शुरू करना है, प्रिपरेशन शुरू करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप बताती हूँ, एक नहीं 2-3 टिप्स बताती हूँ, उन पे आप काम करने की कोशिश करिए। देखिए, आप आज जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन कभी नहीं किया है, उन्हें इन छोटी छोटी बातों से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पहली टिप तो ये है कि आप ना न्यूज़पेपर आता होगा आपके घर में, हिंदी का आता होगा तो बहुत बढ़िया, इंग्लिश का आता होगा तो और भी अच्छा है। जो भी आए, जिसमें भी आपका कमांड हो, और जिसमें भी कमांड हो पहले स्टार्ट करने के लिए, जिसमें भी आपका कमांड हो ना, उस वाले लैंग्वेज से आप नेक्स्ट वाले लैंग्वेज, आपको पता होगा ट्रांसलेशन के लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, टारगेट लैंग्वेज जो कि हमारा एंड वाला लैंग्वेज होता है, और उसके पहले होता है सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। तो जो स्रोत भाषा हो या लक्ष्य भाषा हो, कायदे से आपकी अगर दोनों में पकड़ अच्छी है तो ही आप एक अच्छे ट्रांसलेटर बन सकते हैं। और अगर दोनों में से यूजुअली शुरुआती दिनों में कोई एक भाषा पे पकड़ अच्छी होती है, प्लीज़ ये जो प्लेन जा रहा है ना उसका आवाज़ थोड़ा सा इग्नोर करो। हाँ, तो शुरुआती दिनों में दोनों में से कोई एक भाषा अगर आपकी अच्छी है, बाद में तो आपकी काम करते करते दोनों भाषा अच्छी हो ही जाती है। तो हमें एक पे फोकस करना है और दूसरे वाले को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ आगे बढ़ना है। तो पहला ये है कि जो भी न्यूज़पेपर्स आते हैं ना आपके घर में, उसमें से आप छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस उठाइए। स्पेशली अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात बोली, अगर आपको बिल्कुल ही ट्रांसलेशन नहीं आता है, एकदम ही अगर आप ज़ीरो लेवल पे है, ठीक है, अगर आपका लेवल एकदम ही ज़ीरो है, तो मान लीजिए किसी सेलिब्रिटी ने कोई बात बोली है, क्योंकि इनकी बातें हमें ज़्यादा रोचक लगती है ना, और बड़ा इंटरेस्ट भी आता है हमको। सेलिब्रिटी हो गए, कोई मिनिस्टर हो गए, इन्होंने जो भी बातें बोली है, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्योंकि ये लोग जो करते हैं वो काफ़ी चालू भाषा में रहता है, मतलब बोलचाल की भाषा होती है। ठीक है, एक्सपीरियंस है। तो इनको ये वाले जो छोटे छोटे पैसेज होते हैं, आप देखेंगे आपको मिल जाएंगे साइड में कहीं पे, तो इनको उठाइए और इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए स्टार्टिंग डेज में। ये है उन बच्चों के लिए जो लोग एकदम ही फ्रेशर है, नए बच्चे हैं, जिन्हें ट्रांसलेशन बस सीखना है अभी। ठीक है, तो ये आपको एक हेल्प करेगा। दूसरा हेल्प आपको करेगा, ड्रामा की कोई बुक हो आपके पास, कोई ड्रामा की बुक हो, इंग्लिश या हिंदी, तो उसमें जो डायलॉग्स होते हैं, सिंगल लाइन के डायलॉग्स होते हैं, ठीक है, या 2 लाइन के डायलॉग्स होते हैं, तो उन डायलॉग्स को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं तो आपको ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा शुरुआती दिनों में ईजी पड़ेगा। ओके, इसके अलावा जब आप ये इतना कर लेंगे, जब आपका जो ज़ीरो लेवल है उससे आप थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, उसके बाद आप करेंगे प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट, वो है मैगज़ीन से। ठीक है, जो मैगज़ीन से आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको क्या उठाना है मैं बताती हूँ। मैगज़ीन के नाम भी मैं कुछ अपने अगले वीडियोस में सजेस्ट करूँगी, क्योंकि एसएससी कई बार मैंने देखा है, कई बार एसएससी अपने जो पैसेजेस होते हैं वो मैगज़ीन से उठाकर दे देते हैं, कई बार क्या अक्सर ही ऐसा होता है। तो उसमें आपको एक बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट पकड़ना है, क्योंकि आप कुछ अगर स्पेसिफिक पढ़ लेंगे, मान लीजिए आपने सिर्फ तैयारी की फाइनेंशियल वाले ट्रांसलेशन की, और आ गया एग्रीकल्चर पे कुछ बेस्ड या कुछ और लिटरेरी आ गया, तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपका दिमाग वहाँ काम नहीं करेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम अपने सारे एस्पेक्ट्स को अपने ट्रांसलेशन के दौरान कंप्लीट करें। तो इसमें एक आता है आपका टूर्स एंड ट्रैवल्स। मैं क्यों कह रही हूँ टूर्स एंड ट्रैवल्स, ये सब आपको सुन के लगेगा कि क्या है, ये क्यों बता रही है ऐसा, क्योंकि जो मान लीजिए मैं सच बता रही हूँ कि मैं ये सारी बातें अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ, और एसएससी का एग्ज़ाम मैंने दिया है, कई बार दिया है, कई बार क्लियर किया है, कई बार क्या हर बारी क्लियर किया है जीएचडी वाला एग्ज़ाम। तो
जो वो ट्रांसलेशन के लिए देते हैं ना वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा होता है, तो उस वक्त हमारे दिमाग में शब्दों की कमी होने लगती है, और शब्दों की कमी होने लगेगी तो फिर हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास एक प्रेशर होता है सबसे बड़ा, वो है टाइम। आपको 2 घंटे में ये 4 चीज़ें कंप्लीट करनी होती है, तो टाइम के वजह से ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है कि हमारे दिमाग में शब्द नहीं आते, और ऐसे में अगर आप प्रैक्टिस अधूरी करके जाएंगे तो फिर आपका पेपर क्लियर होना मुश्किल है। ठीक है, बाकी मैं हूँ तुम टेंशन मत लो, मैं पेपर क्लियर करवाने के सारे तरीके बताऊंगी तुमको। ठीक है, तो टूर्स एंड ट्रैवल्स हो गया। इसके बाद टूर्स एंड ट्रैवल्स में क्या होगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, देशों के नाम आ जाएंगे, जगहों के नाम आ जाएंगे, आने मतलब जो भी उनका टेंस होगा वो आपको दिख जाएगा, एक शैली जो एक स्टाइल होता है टूर्स एंड ट्रैवल व्लॉग्स का, वो आपको सीखने मिलेगा। उससे क्या है कि इससे मिलते जुलते जो टॉपिक्स आएंगे वो आप कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपको करना है इकोनॉमी एंड बैंकिंग, इकोनॉमी प्लस बैंकिंग। एक पेज होता है किसमें हमारा आता है ये पेज, न्यूज़पेपर में, उसमें आपको स्मॉल सेंटेंसेस लेना है, एकदम से पैसेज लेके मत बैठ जाइए, बहुत ही डिफिकल्ट पड़ जाएगा और आपका हौसला टूट जाएगा जब आपसे नहीं बनेगा। तो स्मॉल पैसेज कह लो, स्मॉल पैरा कह लो, या फिर कुछ 3-4 लाइन ले लो, उतने को ही ट्रांसलेट करो, बट उसको सही करो। उसमें जो वर्ड्स आएंगे जो तुमसे नहीं बन रहे होंगे उनको बाद में जब तुम चेक करोगे तो उनको देखो, उनको याद करो और बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमी एंड बैंकिंग। ये थोड़ा सा जटिल होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर में होता है इस टाइप का जो पैसेज होता है, तो उसको ट्रांसलेट करना हो सकता है शुरुआती दिनों में टफ पड़े, बट शुरुआत में तो आप ये सब कर रहे हैं, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप शुरुआती दिनों में तो है नहीं। ठीक है, फिर थोड़ा सा कल्चर से रिलेटेड कर लो, कुछ अगर कल्चर पे बेस्ड आर्टिकल मिल जाए कहीं से, कुछ नहीं मतलब काफ़ी सारे करना है आपको, हर टॉपिक पे आपको कम से कम 10-10 ट्रांसलेशन पैसेजेस करने हैं, तभी आपका ग्रिप बनेगा ट्रांसलेशन पे। चौथा कर लो तुम एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें आपका जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, इनसे रिलेटेड हर चीज़ आ जाएगी, मतलब आपके आसपास का जो भी वातावरण है, पॉल्यूशन है, हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे ना तब जाके आपका ट्रांसलेशन पे कॉन्फिडेंस आएगा। अभी ट्रांसलेशन अच्छा होगा या नहीं वो अलग बात है, पर कॉन्फिडेंस आएगा, डेवलप होगा, वर्ड्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए इतनी प्रैक्टिस लगेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, एंड इसके आगे का और भी जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगी तो मैं आपको और बताऊँगी। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।